हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 10th चैप्टर है हमारे अतीत की बुक का, नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखा है प्रशस्तियों के बारे में। क्या होता है प्रशस्तियाँ? तो ये क्या है कि एक विशेष किस्म का अभिलेख है। हालांकि अभिलेख है और लेकिन उसे प्रशस्तियाँ भी कहा गया है। ठीक है, तो जिन्हें हम प्रशस्ति कहते हैं, और ये जो है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। ठीक है, प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन भी था पुराने टाइम में। प्रशस्तियाँ लिखने का भी प्रचलन था। अब प्रशस्ति क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। तो अभिलेख लिखा गया है, लेकिन वो उस अभिलेख में क्या लिखा गया है? किसी की प्रशंसा की गई है, तो इसलिए उसे प्रशस्तियाँ कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो देखिए, समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा की गई है वो किस अभिलेख में की गई है, तो देखते हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री जो थे हरिसेन थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन नाम के कवि भी थे, वो एक मंत्री भी थे जो रहते थे। तो उन्होंने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा कहा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि ने भरपूर प्रशंसा की। ठीक है, तो मतलब जो हरिसेन नाम का मंत्री है उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है कि उन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता है और वो बहुत ही विद्वान और उत्कृष्ट कवि हैं जिन्होंने इनकी प्रशंसा की है। ठीक है, तो हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज थी वो क्या थी? उन्होंने कहा कि आर्यव्रत के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आर्यव्रत के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर, 9 शासकों को हराया उन्होंने और फिर उन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, सेकेंड उन्होंने बताया कि जो दक्षिणापथ के बाहर शासक आते हैं तो इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। ठीक है, तो 9 तो वो हो गए जो आर्यवर्त के शासक हैं और 12 कौन से हो गए? दक्षिणापथ के। तो कितने हो गए टोटल? 21। ठीक है, तो इसमें थर्ड उन्होंने बताया है कि इसमें जो असम, तटीय बंगाल, नेपाल और जो नॉर्थ वेस्ट में कई गण या फिर संघ आते हैं, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेकर आते थे। बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट करते थे समुद्रगुप्त की। ठीक है, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके ऑर्डर्स का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। जब भी वो उन्हें बुलाते थे तो वो उपस्थित होते थे। ठीक है, फोर्थ उन्होंने बताया कि कुषाण और जो शक वंश है और श्रीलंका के शासक भी थे, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता एक्सेप्ट की, वो उनके अंडर में रहने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, तो और उन्होंने क्या किया? अपनी पुत्रियों की जो शादी थी वो समुद्रगुप्त से करवा दी, तो बन गए वो भी उसके गुलाम। तो इसका मतलब ये सब हुआ और यही सब जो है हरिसेन ने अपनी पुस्तक में लिखा है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विक्रम संवत है। विक्रम संवत की बात करें तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। विक्रम संवत है जो कि 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, विक्रम संवत को गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ये गुप्त वंश से रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। कि जो गुप्त वंश था उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी, तो उस विजय के कारण उन्होंने जो है मतलब उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। अब विक्रम संवत की जो विक्रम नाम की जो उपाधि थी ना, ये गुप्त वंश के लोग जो शासक थे
ये दिया करते थे, तो इसलिए उसके नाम पर उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की है। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये देखिए लिखा भी है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जाती थी इनके शासकों के द्वारा। तो देखिए उसके बाद है वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। उनकी जो माँ है कुमार देवी लिच्छवी गण की थी वो, और पिता जो थे वो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। तो समुद्रगुप्त की माँ का नाम बता रखा है, कुमार देवी उनकी माँ का नाम है, और पिता का जो नाम है वो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। मतलब चंद्रगुप्त उनके पिता का नाम है और माता का नाम कुमार देवी है, और ये लिच्छवी गण से बिलोंग करती हैं। और उनके जो पिता थे उन्होंने तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और जो समुद्रगुप्त है उन्होंने भी ये उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद है हर्षवर्धन और हर्षचरित। 1400 साल पहले क्या होता है, जो हर्षवर्धन है उन्होंने शासन किया। ठीक है, उनके जो दरबारी थे कवि बाणभट्ट, उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। मतलब हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले कवि बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हर्षचरित। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन की जो वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का पूरी डिटेल दे रखी है, पूरा मतलब डिस्क्राइब कर रखा है अपनी बुक में। चीनी यात्री हवेन त्सांग हर्ष के दरबार में रहे, उन्होंने वहाँ भी जो कुछ भी देखा उनका विस्तृत वर्णन किया है। और थानेसर के राजा बने, मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में भी सफलता मिली थी। थानेसर के राजा कौन बने थे, तो हर्षवर्धन जो थे वही थानेसर के राजा बने थे। और जो ये हर्ष के दरबार में आए थे हवेन त्सांग, जो चाइना के कवि थे, चाइना के यात्री थे हवेन त्सांग, जो हर्ष के दरबार में आए थे, उन्होंने भी अपनी बुक में हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। और उन्होंने यही बात लिखी है कि जो थानेसर के राजा बने थे उन्होंने मगध और बंगाल को जीतकर पूर्व में भी बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की। दक्कन की और बढ़ने की जब इन्होंने कोशिश की तो क्या हुआ, जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय था उन्होंने हर्षवर्धन को रोक दिया था। ठीक है, जब उन्होंने दक्कन मतलब दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश की तो जो पुलकेशिन द्वितीय था जो कि चालुक्य वंश से रिलेटेड है, तो उन्होंने आगे बढ़ने से रोक दिया। और पुलकेशिन द्वितीय की तो ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। और यहाँ पर शायद पुलकेशिन द्वितीय की देखिए मैं बाद में बताऊंगी पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में जो लिखा है, एक तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है, और एक जो है हवेन त्सांग ने भी जो मतलब हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। ठीक है, लेकिन उसकी बुक नहीं है, लेकिन उन्होंने बस वर्णन किया है, लेकिन उनकी जो बुक है उसका हमें नाम नहीं पता है किस बुक में उन्होंने ये वर्णन किया, क्योंकि ये चाइना के यात्री थे। ठीक है, और जो बाणभट्ट हैं उन्होंने हर्षचरित में लिखा है हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद देखिए प्रशस्तियाँ। इस काल में जो पल्लव और चालुक्य हैं दक्षिण भारत के सबसे इम्पॉर्टेंट राजवंश थे। ठीक है, तो इस काल में जो पल्लव और चालुक्य हैं, पल्लव और चालुक्य दो वंश थे, वो दक्षिण भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट राजवंश थे। पल्लवों का जो राज्य है वो राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर, ठीक है, पल्लवों का राज्य राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी। ठीक है, पल्लवों का राज्य कहाँ तक फैला था, कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक। और जो चालुक्य था उसका जो एरिया था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था।
ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो देखिए पल्लवों का जो एरिया है वो कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी तक, और चालुक्यों का एरिया कृष्णा नदी से लेकर तुंगभद्रा नदी तक था। ठीक है, तो चालुक्य की जो राजधानी थी वो ऐहोल थी, और यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। लेकिन धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। ठीक है, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। अभी जो हमने बात की है पुलकेशिन द्वितीय की, जिन्होंने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोक दिया था, वो एक सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि जो रवि कीर्ति हैं उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा, हर्षवर्धन की जो प्रशस्ति लिखी है वो तो बाण भट्ट ने लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया है वो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हैं रवि कीर्ति, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं बाण भट्ट। ठीक है, तो रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए हैं, और इसके अलावा जो है उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका है। ये वही हर्ष है जो अभी पढ़ा था हमने, हर्षवर्धन। ठीक है, उसके बाद है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी वो गांव होते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कई नए चेंजेस यहाँ पर आए। कुछ इम्पोर्टेंट प्रशासकीय पद अनुवंशिक बन गए थे। ठीक है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता था। ये जो लिखा है आनुवंशिक बन गए थे, मतलब जेनेटिक तरीके से बन चुके थे कि जैसे मतलब बाप के बाद फिर बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से चलने वाला पद ये बन चुका था। ठीक है, तो उसके बाद है कि वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसमें प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। और एक नए प्रकार की सेना कैसे हुई, तो देखिए सामंत भूमि से टैक्स वसूले जाते थे, और जिससे कि वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे से युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। ठीक है, और मतलब नए प्रकार की सेना बनी क्योंकि यहाँ पर टैक्स वसूला जाने लगा, और सेना और घोड़ों की देखभाल करने के लिए टैक्स वसूला जाता था, और ताकि युद्ध के लिए हथियार भी खरीदे जा सकें, तो इसके लिए यहाँ पर टैक्स वसूलने लगे। ये नए प्रकार की जो है सेना यहाँ पर बनने लगी। उसके बाद है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों की जो अभिलेख हैं उनमें कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। तो इसमें एक स्थान था, इसमें एक जगह है ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन है जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, शनीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम किया करती थी। ठीक है, मतलब ये जो सभाएं बनी हुई हैं ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, इसमें बहुत सारे काम होते थे, जैसे सिंचाई, खेती बाड़ी से रिलेटेड, और सड़क निर्माण से रिलेटेड, या फिर मंदिरों की देखरेख से रिलेटेड भी बहुत सारे काम ये लोग करते थे, ये सभाएं करती थी। ठीक है, नगरम क्या है, तो व्यापारियों के संगठन का नाम नगरम होता था, और संभवतः इन सभाओं पर जो धनी और जो पावरफुल भूस्वामी हैं, शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का कंट्रोल यहाँ पर हुआ करता था नगरम पर। ठीक है, नगरों पर नहीं, सभाओं पर। ये जो ऊपर सभाएं बनी है ना, इन सभाओं पर कंट्रोल होता था धनी लोगों का, और जो शक्तिशाली भूस्वामी हुआ करते थे। अब कालिदास ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, कालिदास की रचना है शकुंतलम। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।